राइट। सो हमने मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि यार 2 नई टर्म्स हैं जो आपने शायद पहले ना सुनी हो, जो आपको जानना ज़रूरी है। इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है। एक है एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक है टेसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज है जिसको आप ईज़िली कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? मसलन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना वो यहाँ पे कन्वे कर सकते हैं। इसके अलावा लेसन लर्न जो है वो भी आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं। तो लेसन लर्न बेसिकली एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंडर आता है। और जो इंफॉर्मेशन है, जो डब्ल्यूपीडी टाइप चीजें हैं वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये जो डब्ल्यूपीडी है वो अकेला काफी नहीं होता ऑब्वियसली। इसको आपको कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ता है और उस कॉन्टेक्स्ट से आपको इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, दैट मीन्स, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज है जिसको आप अल्फाज में इजीली कन्वे कर सकते हो। टेसिट नॉलेज ऐसा नॉलेज है जिसको आप अल्फाज में ज़्यादा इजीली कन्वे नहीं कर सकते। मसलन जो आपकी इमोशंस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं, इनको हम अल्फाज में उस तरह इजीली कन्वे नहीं कर सकते और ये टेसिट नॉलेज में आता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस इन डिटेल कि ये दोनों टाइप्स क्या हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये फैक्ट बेस्ड है और इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वर्ड्स एंड सिंबल, लेकिन इसके साथ इट मे रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन या कॉन्टेक्स्ट, तब आपके लिए ये यूजफुल इंफॉर्मेशन बनेगी। अदरवाइज इट मे बी मेयरली फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा एंड दैट्स इट। लेसन लर्न जो है आपका वो इस कैटेगरी में आता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज में, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज के अंदर क्या है? टेसिट नॉलेज के अंदर ये वो चीजें हैं जिन जैसे इमोशंस हो गई, एक्सपीरियंसेस हो गए, एबिलिटी, किस मतलब काबिलियत जिसको आप कहते हो, वो दे आर रियली डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट एक्चुअली। और इस टाइप के जो नॉलेज है, एम्बैरेसमेंट आपको फील हुई, आप एंजाइटी फील कर रहे थे, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, इसको शेयर करने के लिए हमें वो जो एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट है, जो थोड़ी देर पहले हमने कहा, वो एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप करना जरूरी है। अदरवाइज ऑब्वियसली पीपल वॉन्ट बी शेयरिंग देयर इमोशंस, एक्सपीरियंसेस। वो फैक्ट फिगर्स तो आपको मिलती रहती हैं ना, उनको कोई डिनाई कर सकता है, लेकिन ये जो इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस हैं, ये बातें जो है ना इनको इनकरेज करने के लिए टीम मेंबर्स को एंड स्टेक होल्डर्स को ऑब्वियसली फॉर वी नीड के एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट हो। अच्छा, अब जो मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज है इसके अंदर नॉलेज भी है और इंफॉर्मेशन भी है। बेसिकली नॉलेज जो है दोनों चीजें हम इसके अंदर मैनेज करते हैं। अब नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? इसके अंदर हम जितनी भी जो हमारे पास टेसिट नॉलेज वाली हमने बातें की हैं वो मेरे पास इसके अंदर आती हैं, ठीक है। लोगों ने काम कैसे किया, उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या की काम करते हुए, उन्होंने स्ट्रेस कैसे फील किया, वर दे हैप्पी अबाउट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट और नॉट, एंड सो ऑन। और इसके लिए हमारे लिए जो मतलब नॉलेज शेयरिंग के जो टूल्स हैं जो इसको फैसिलिटेट करेंगे नॉलेज शेयरिंग को, वो हमारे लिए होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए, या प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इस किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट करे और इस किस्म की सहूलियात ज़रूर दे जिससे लोगों का ये जो नॉलेज है, टेसिड नॉलेज, वो शेयर कर सके। अब उसके लिए मैं जर्नल इंटरेक्टिव सेक्शंस भी रख सकता हूँ, लोगों से गाए बगाए मिल भी सकता हूँ, ठीक है, वर्चुअली मिलूँ या उनसे पर्सनली मिलूँ, और उससे लोगों को आप कह लें कि जो सॉफ्ट स्किल्स हमारे हैं वो यूज़ करते हुए उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और मैंने आपको कहा था जो हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज है वो कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। वो जो मैंने डब्ल्यूपीटी की आपको बात की थी, वो लेसन लर्न जो है वो इस कैटेगरी में, और इसके लिए पीएमआईएस इज अ वेरी गुड टूल। तो अब आप देखें जो मेरे पास डाटा आ रहा है या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, या मैं ये कहूँ जो मेरा एक्सप्लिसिट नॉलेज है, ये क्योंकि फैक्ट्स फिगर्स और पे बेस करता है और इजीली कन्वे किया जा सकता है, तो इसके लिए ऑटोमेटेड टूल्स पीएमआईएस वगैरह, दिस कैन बी अ वेरी गुड टूल टू हेल्प अस इन दिस, कि इस नॉलेज को आप शेयर कैसे करें, इस नॉलेज को स्टोर कैसे करें, इस नॉलेज को रिट्रीव कैसे करें। लेकिन जो दूसरा नॉलेज है जिसको हम इन कह रहे हैं कि टेसिट नॉलेज है वो हमारा,
वो जो नॉलेज मैनेजमेंट है ना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू यू नो डिफिकल्ट टू शेयर एंड डिफिकल्ट टू नो इवन। आप लोगों से किस तरह उगलवाएंगे कि उन्होंने आपके साथ उन्होंने काम किया और वो बैड एक्सपीरियंस है, तो हाउ वुड दे से इट टू यू कि आपके साथ काम करके हमें कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है जी। सो वो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली कैजुअल डिस्कशंस और उसके थ्रू, सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू आप ले सकते हो। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक है हमने पढ़ लिया, तो एग्जाम में क्या टॉपिक आएगा इसके बारे में। दो चीजें। एक ये कि आपने किस तरह से, मतलब यू शुड रियलाइज कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक ऐसी इन्वायरमेंट कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करने की ज़रूरत है कि जिसमें नॉलेज शेयरिंग होती हो, लोगों को कन्वीनियंट फील हो कि वो नॉलेज शेयर करें, चाहे वो टेसिट नॉलेज हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट नॉलेज हो। समटाइम्स आपने देखा होगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि कुछ लोगों को एक खास स्किल आता है बट दे डोंट शेयर। अब एक टीम मेंबर ने, कुछ टीम मेंबर्स ने काम अच्छा कर लिया, अब वो बाकियों से छुपा रहे हैं। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। ये हालांकि ये वो वाला नॉलेज नहीं है जिसको आप टेसिट नॉलेज की कैटेगरी में कर रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर, बिकॉज ऑफ सम रीजन दे आर रिलक्टेंट। शायद उन्हें ये डर हो कि यार हमें compete कर रहे हैं किसी को और हम पीछे रह जाएंगे। शायद ये डर हो उनको कि यार मैं अपनी गलती एडमिट करूंगा और लोगों को बताऊंगा तो आई आई माइट बी जज्ड, या मुझे उसकी कोई पेनल्टी पड़े। सो इसलिए लोग वो शेयर नहीं करते। सो यू नीड टू कल्टिवेट दैट नॉलेज, दैट एनवायरमेंट। एक बात, वो इन्वायरमेंट कैसे होगी इस्टेब्लिश, ऑब्वियसली ये आपकी लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स वाले कैटेगरी में आता है कि आप किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी दिल की बात आपसे कह सकें। देन अगर ये इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर आप अपनी इन्वायरमेंट के अंदर क्या ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे या क्या ऐसे एक्शंस लेंगे कि लोग इनकरेज हों वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करें। फॉर एग्जांपल, होल्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव सेशंस, ये अगेन आपको याद होगा, जो हमारा प्लान सॉरी चेंज ड्रिवन होता है, वर्क मेथड होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर आइट्रेशन के बाद दे कैरी आउट अ रेट्रोस्पेक्टिव सेशन, जिसमें वो पिछले दिन स्प्रिंट के अंदर क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, उसकी एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप अपने स्टेक होल्डर से, टीम मेंबर से जो इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं, उसके अलावा मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, तो आप प्लान ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, तो आपको लोगों से ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने में या लोगों से चीज़ें शेयर करवाने में और करने में आपको मदद मिलती है। अच्छा, नॉलेज शेयरिंग के बारे में कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो ये कि समटाइम्स आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या आपके कस्टमर की तरफ से, या अदरवाइज कोई रेगुलेटरी आपके ऊपर कानून ऐसे लागू होते हैं कि आप समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू disclose any information, or you may not be allowed to share any information, or you may be allowed to share limited information। अच्छा, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं नादरा का साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उनका सॉफ्टवेयर, अब उनका डेटाबेस है, और वो डेटाबेस पूरे पाकिस्तान का डाटा, विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। एंड अगर ये मैं प्रोजेक्ट करते हुए वो इंफॉर्मेशन कहीं निकल गई या वो डाटा कहीं निकल गया, तो देन इट वुड बी टू बैड अ थिंग। तो हमें ऑब्वियसली नादरा इस चीज़ को इंश्योर करेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपने ऐसा नहीं करना। इसी तरह बैंक्स हैं, जब आप बैंक से साथ प्रोजेक्ट करो तो क्लाइंट्स का बहुत सारा अकाउंट्स का डाटा होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या इस तरह की क्लॉज वहाँ पे आती है। सो नॉलेज क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, किसको करना है, एंड हु इज ऑथराइज्ड टू शेयर दैट थिंग, ये सारी बातें भी हमारे पास मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज में आती हैं। आई रिपीट, ये जो बातें मैंने की, नॉलेज कौन सा शेयर करना है, कितना शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, और कौन ऑथराइज होगा कि वो ये नॉलेज शेयर कर सके, ये बेसिकली मेरे पास मतलब ये भी एस्पेक्ट है मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज का एक, जो हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका इनपुट क्या होगा? इसका एक इनपुट होता है जिसको आप ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, वो इसका इनपुट होता है। व्हाई? बिकॉज ये प्लान, अब आपको याद होगा कि पहले हम क्या करते थे, हम एक स्कोप का प्लान बनाते थे, और वो स्कोप का प्लान कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में भी उसी को
स्कोप मैनेजमेंट प्लान यूज़ करते थे, वो रेफरेंस के तौर पे एक्ट करता था। फिर आप स्कोप स्टेटमेंट डिफाइन करते हुए भी, डब्ल्यूबीएस बनाते हुए भी, वैलिडेट स्कोप करते हुए भी, एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल स्कोप करते हुए भी। सो ये प्लान उस नॉलेज एरिया के सारे प्रोसेसेस के बारे में गाइडलाइन देते। इसी तरह अब हम इंटीग्रेशन में हैं। इंटीग्रेशन में जो प्लान है दैट इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मुझे ये बताएगा कि मुझे अपना नॉलेज जो है, प्रोजेक्ट नॉलेज कैसे करना है। स्पेशली इसके अंदर शेयरिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट प्लान, स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट प्लान एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ये कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर के बारे में तो हम पहले बड़ी दफ़ा, मतलब अभी लास्ट हमारे 2 नॉलेज एरियाज़ यही थे, तो इसलिए यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान ये क्यों? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान का मकसद ये था कि हम सब टीम मेंबर्स एक ही लेटेस्ट मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्लान एंड डॉक्यूमेंट्स उस पे काम कर रहे हो। ये ना हो कि यार किसी के पास कोई प्रोजेक्ट का पुराना वर्जन या कॉपी हो और उन्हें नई चेंजेस उसके अंदर आई ना, और वो पुराने प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक काम कर रहे हो और कुछ लोग नए प्लान के मुताबिक काम कर रहे हो। नाउ दिस इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान का यहाँ पे रोल आता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग इसका एक इनपुट है, और वो इनपुट है डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स यहाँ पे एज एन इनपुट क्यों आते हैं? डिलीवरेबल्स एज एन इनपुट आते हैं, ये मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये आपके सामने एक स्लाइड बनी हुई है। ये स्लाइड क्या बता रही है? इस स्लाइड को बनाने में मैंने क्या गलत किया हुआ है? इससे नजर ये आ रहा है कि मैंने कोई बहुत ज्यादा सीरियस एफर्ट पुट नहीं की, और मेरे लेक्चर स्लाइड में अनएडिटेड, या आप कह लें कि मैंने अपने स्लाइड्स बनाने को कोई रिव्यू नहीं किया, और बड़ी उसके अंदर हैप्पैज़र्ड किस्म की चीजें हैं। तो ये मेरा मेहनत जो मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, वो काम कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, उस काम को करने में मेरी कितनी मेहनत मैंने लगाई है, नहीं लगाई है, ये मुझे पता चलता है। उस डिलीवरेबल को देख के ही आपको अंदाजा हो जाता है कि यार इसके पीछे क्या क्या जतन किए गए होंगे, या क्या क्या लापरवाहियां की होंगी। ठीक है। सो डिलीवरेबल्स रिप्रेजेंट ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट इट विल टेक टू कंप्लीट दैम। दिस माइट इंक्लूड न्यू नॉलेज अराउंड स्टैंडर्ड्स और मैट्रिसेस, और द प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट द डिलीवरेबल। जब आप लेट्स से मैं कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेक्चर स्लाइड्स बना के लाता हूँ, तो आपको अंदाजा होगा कि यार इस पे बड़ी मेहनत लगी होगी, या आप कहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छी एक स्लाइड आ गई है, तो मैं भी अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर लेट्स से इसको यूज करूंगा। ठीक है, अभी मतलब इस स्लाइड वाली एग्जांपल को सामने रखते हुए, तो ये है मेरे पास डिलीवरेबल भी एज एन इनपुट यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब हम ये नॉलेज कैसे शेयर कर सकते हैं, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? ऑब्वियसली हम टीम ट्रेनिंग्स के थ्रू ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, वर्कशॉप्स कर सकते हैं। इसी तरह हम नॉलेज लेने के लिए हम टेक्निक पढ़ी थी वर्क शेड्यूलिंग की, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के साथ, जिसमें हमने ये कहा था कि या एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन के, हम जो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सॉरी, जिन जिन लोगों से मैंने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, कि वो यार उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो वो अपने जब डेस्क पे जो काम करते हैं, हम उनके साथ बैठ सॉरी हम उनके साथ बैठ के वो ऑब्जर्व करते हैं कि यार वो लोग क्या क्या स्टेप्स अपने प्रोसेस के अंदर फॉलो करते हैं, और उन स्टेप को फिर मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ रिक्वायरमेंट गैदर करने की। या फिर मैं उनका कहता हूँ कि आप बैठे, मुझे ये काम करने दें, सो दैट आई कैन हैव अ प्रैक्टिकल फीलिंग कि आप किस तरह काम करते हो। सो ये एक टेक्निक है जिससे मुझे नॉलेज शेयरिंग ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी मिलती है, या जॉब शेयरिंग के थ्रू मिलती है। अच्छा, दूसरा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से मुराद क्या है? कि आप सिंपली पूछते हो कि टेल मी, आप अपना पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस बताएं, पहले क्या करते हो, दूसरा क्या करते हो, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। सो इस तरह भी मेरे पास नॉलेज शेयरिंग हो जाती है। इसके अलावा ज़ाहिर है नेटवर्किंग है, एक्टिव लिस्टिंग है। एक्टिव लिस्टिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा पहले की थी, ये लास्ट लेसन में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स की ये कैटेगरी में आती हैं सारी चीज़ें, और इससे भी हमें नॉलेज मिलता है, और वो नॉलेज फिर हम आगे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास नॉलेज आता है, इस शेयरिंग, मतलब दोनों चीजें, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, यूजिंग दैट नॉलेज एंड शेयरिंग दैट नॉलेज, ये अगर हमारे पास कंसिस्टेंट हो, तरीके से हो, प्लान वे में हो, अच्छे तरीके से हो जाए, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट होती है, और लोगों को और टीम मेंबर्स को
जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना या सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट उसमें हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लेसन लर्न के बारे में कि लेसन लर्न को हम कैसे शेयर करते हैं या ये इनपुट पे क्या करता है और आउटपुट पे क्या करता है, ये चीज़ मैंने लेसन लर्न के बारे में भी आपको बताई हुई है, रिस्क रजिस्टर के बारे में भी बताई हुई है और फिर उसके बाद अजम्पशन लॉग के बारे में भी बताई हुई है। तो यहाँ पे ये यही बात लिखी हुई है कि लेसन लर्न हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस में ये देखने के लिए कि उस प्रोसेस के अंदर हम क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं इन सबकों को देख के। और इसी तरह हम इसके आउटपुट पे इसको अपडेट करते हैं कि हमने जो प्रोसेस किया, हमने कौन से नए लेसन सीखे और वो हम एज़ एन आउटपुट करते रहे और इसके पीछे बेसिकली ये मैं बार-बार जो ये हर प्रोसेस में आपको बताता रहा हूँ, इसके पीछे ये वाला ऑब्जेक्टिव था कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो नॉलेज है उसको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब लेसन लेसन लर्न्ड होते क्या है? वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट ऑलरेडी व्हाट वाज़ डन राइट, व्हाट वाज़ डन रॉन्ग और दोबारा अगर आपको करना पड़े तो आप ये प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई एक्टिविटी मिस हो गई, कोई रीप्लानिंग करनी पड़ी, कोई चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ी, कोई डिफेक्ट रिपेयर करना पड़ा, ये सारे के सारे लेसन लर्न्ड हैं। सब कुछ लेसन लर्न्ड में आता है। क्या चीज़ अच्छी की, कौन-सा नया प्रोसेस बनाया, कौन-सा प्रोसेस ठीक कामयाब हुआ, कौन-सा नहीं हुआ, ये सारा का सारा मेरे पास लेसन लर्न्ड के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद है लेसन लर्न जो है ना ये इसको ठीक तरह से लिखना, एक्यूरेटली लिखना, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट आप कह लें कि एस्पेक्ट है और ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एथिकल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। स्पेशली जब आप अपनी गलतियां लिखते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा सा या तो अवॉइड कर देते हैं लिखना या फिर सॉरी आप उसको करेक्टली नहीं लिखते हो, थोड़ा सा अंडर प्ले करते हो, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि करें और दूसरा लेसन लर्न्ड आपने तमाम स्टेक होल्डर से लिखवानी है। ये नहीं है कि खुद बैठ के लिखा। जिन लोगों ने काम किया उनसे भी आपने लेसन लर्न लिखने हैं। आपको याद होगा कि क्लोजिंग प्रोजेक्ट के अंदर जब हम प्रोजेक्ट को फेस कर रहे थे, वहाँ पे हमने ये बात कही थी कि अब अभी तक जो लेसन लर्न रजिस्टर में आ गया वो तो है ही है। फिर उसके बाद हम टीम मेंबर से एक दफ़ा फाइनल उस वक़्त जो फाइनल टीम मेंबर्स होते हैं उनसे ज़रूर पूछते हैं कि यार ओके अब फाइनल शक्ल अपने फाइनल लेसन लर्न को देना चाहे तो वो भी दे सकता है। अच्छा जी, अब ये लेसन लर्न्ड जो है ये मेरे पास लेसन लर्न्ड रजिस्टर में आ जाते हैं और यही इसका मेजर आउटपुट भी है। ज़ाहिर है मतलब ये फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बनता है वो ये वाला प्रोसेस है। अगेन ये शेयर्ड इन्फॉर्मेशन को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, लेसन लर्न बहुत काम की चीज़ है। लेसन लर्न में नॉट ओनली बी एडेड टू द लेसन लर्न रजिस्टर लेकिन बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी आप लेसन लर्न आप कर सकते हो। अच्छा, लेसन लर्न का कोई भी टेम्पलेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है बट इसके अंदर क्या कुछ होगा मेनली वो यही होगा कि यार एक काम है, हमने लेसन क्या लर्न किया, इस लेसन को लर्न करने के से हमारे कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव इफेक्ट हुए। लेट्स से अगर कोई गलत चीज़ हुई थी, तो मैंने उसको ठीक कैसे किया, क्या एक्शन लिया और उसके लिए कोई चेंज रिक्वेस्ट जनरेट की, मैनेजमेंट प्लान अपडेट किया या नहीं किया, ये भी आपका लेसन लर्न होता है। या फिर कोई चीज़ अच्छी हो गई तो अच्छी कैसे हुई, उससे क्या फ़ायदा क्या मिला एंड सो ऑन, ये चीज़ भी और आप फ्यूचर पे कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि यार आइंदा जब भी हो तो ऐसा हो, वो भी आप डाल देंगे। मैं लेसन लर्न को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर तरह के, हर एस्पेक्ट के जो है ना लेसन लर्न जो है वो इकट्ठे करें। मसलन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड लेसन्स भी हम लिखें। ठीक है? ये ना हो कि हम सिर्फ जो है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड लिखें, टेक्निकल एस्पेक्ट भी लिखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी आप अपने लेसन लर्न का हिस्सा बनाएँ। मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसके से बनाएँ, कोई कोऑर्डिनेशन एफर्ट है उससे रिलेटेड बनाएँ। सो ऑल एस्पेक्ट्स जितना कॉम्प्रिहेंसिव लेसन रजिस्टर होगा आने वाले लोग आपको दुआएं देंगे। ठीक है? जाहिर है बट इट रिक्वायर्स करेज एंड एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। अच्छा जी, अब ये है जी लेसन लर्न जो पुराने प्रोजेक्ट्स के लेसन लर्न होते हैं कंपनी के ओपीएस में होते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के हर प्रोसेस को करते हुए आपको पता है ओपीएस इनपुट पे होता है तो मैं उनसे सबक सीखता हूँ। फिर मैं जब अपना प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो मेरे अपने प्रोजेक्ट से भी नए लेसन लर्न आते हैं और अभी हमने देखा इस प्रोसेस के अंदर हम उसको लेसन लर्न रजिस्टर में लिख देते हैं प्रोजेक्ट के लेसन लर्न। ये जो प्रोजेक्ट के लेसन लर्न है ये हम खुद भी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हमने कहा था हमारे हर प्रोसेस पे अपना लेसन लर्न इनपुट पे आता है, खुद भी यूज करते हैं। इस वक्त जो पैरेलल दूसरे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं उनको भी कहते हैं वो भी यूज करते हैं
और इसी तरह फिर वो कंपनी के ओपीएस का पार्ट बन जाते हैं फाइनली, और आइंदा वाले प्रोजेक्ट्स में वो इस जगह पे पड़े होंगे। ठीक है, तो ये एक आप कह लें कि ओवरऑल पिक्चर है जो हम यूज करते हैं, सॉरी, लेसन लर्न के बारे में हम इकट्ठा मतलब सॉरी प्रेजेंट करने के लिए, या हाउ वी यूज दिस लेसन लर्न, और कैसे लेसन लर्न के अंदर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये उसकी पिक्चर। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस हमारा हो गया खत्म। अब हम आते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर दो प्रोसेसेस हैं। एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, और जिसके बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल में अभी बता चुका हूँ कि मेरे पास जितनी भी डब्ल्यू पी आईज यहाँ पे जनरेट होगी, वो यहाँ पे मॉनिटर एंड कंट्रोल पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए। पहले जो मॉनिटरिंग हो रही थी या कंट्रोल प्रोसेसेस जितने भी हैं, या आप देखें मॉनिटर कम्युनिकेशन, मॉनिटर रिस्क एंड मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, या कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, कंट्रोल क्वालिटी, कंट्रोल रिसोर्सेज, कंट्रोल कॉस्ट, कंट्रोल स्केड्यूल एंड सो ऑन, ये सारे के सारे खास स्पेसिफिक नॉलेज एरिया कहते हैं। लेकिन अब जितनी भी यहाँ से डब्ल्यू पी आईज बनी है, वो सारी की सारी डब्ल्यू पी आईज यहाँ पे इनपुट बैंक, और प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को असेस करेगा। पूरे प्रोजेक्ट को देखेगा कि यार हम हाउ वी आर डूइंग with respect to schedule, with respect to cost, with respect to quality, and so on. So again, this is an integrated work, और integrated work हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम है। अच्छा, एक चीज, दो दो वर्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। देखिए, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क इस प्रोसेस का नाम है, लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ये प्रोसेस ग्रुप का नाम है। बस आपने ये याद रखना है एग्जाम क्वेश्चन पढ़ते हुए, अगर हम मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं तो फिर स्पेसिफिक इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की बात है तो फिर जाहिर है वो पूरे का पूरा प्रोसेस ग्रुप उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, आपको याद होगा, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जितनी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है उसके अंदर हम करते क्या है, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं विद आवर प्लान या बेसलाइन, और फिर हम देखते हैं कि यार ये दोनों एक जैसी हैं या नहीं है, या इनके दरमियान कोई वेरिएंस है। अगर कोई वेरिएंस हो तो फिर हम ये देखते हैं कि वो वेरिएंस कितनी ज्यादा या कितनी कम है। अगर वो वेरिएंस हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर है तो हम ऑब्वियसली कोई रिवर्क या करेक्टिव एक्शन करते हैं। लेकिन अगर वो वेरिएंस हमारे लिमिट के अंदर है तो मे भी हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन करें, लेकिन ऑब्वियसली करेक्टिव एक्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, अब ये जो मैंने रीवर्क और इसकी बात की, वे करते हैं तो फिर हम ये भी साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस वेरिएंस, और हम उन रीजंस को भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। थर्डली, मैं इस अभी तक की परफॉर्मेंस को सामने रख के मैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी करता हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर जो मैंने चेंजेस रिक्वेस्ट वो कही हैं, उन चेंजेस को मैं ये भी देखता हूँ कि यार वो जो चेंजेस मैंने इम्प्लीमेंट करवाई हैं ऑब्वियसली थ्रू परफॉर्म इंडिकेटर चेंज कंट्रोल, अब वो किस हद तक कारगर साबित हुई हैं। क्या मेरे वो जो वेरिएंस है वो खत्म हुई है, या मुझे मजीद वेरिएंस सॉरी इसकी जरूरत है, मुझे तो मजीद करेक्शन की जरूरत है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा कि मॉनिटरिंग, अच्छा, मॉनिटरिंग कंट्रोल करने के लिए ना पहली बात ये याद रखिएगा, दो तीन एस्पेक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मुझे ये मेरे जो प्लान मैंने बनाए थे ना, वो प्लान रियलिस्टिक थे। अगर वो प्लान ही ठीक नहीं थे तो मैं किस तरह अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकता हूँ। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह, मतलब किसी भी टाइम आपने सोचा मुझे लेट्स से लाहौर जाना है, मैं मोटरवे पे जाऊंगा, और आप निकल पड़े मोटरवे पे लाहौर के लिए। आप कितने बजे निकले आपने टाइम नोट नहीं किया, उस वक्त आपकी मीटर की रीडिंग क्या थी आपने टाइम नोट नहीं, वो नहीं देखी। उसके बाद आप चलते जा रहे हैं और आप अचानक कहते हैं यार, आप सोचते हैं कि यार कितना फासला बाकी रह गया है, आपको पता ही नहीं। अच्छा, मुझे कितना टाइम हो गया चले हुए, आपको पता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले से इन एडवांस कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए कि यार मैं इतने बजे चलूंगा, इस स्पीड पे चलूंगा, अप्रोक्सीमेटली मुझे इतना टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए, मेरा एक माइलस्टोन है, फिर यहाँ तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा। फिर मैं एक दफा देखूंगा यार, मैं इन तीनों चेक पॉइंट्स पे लेट्स से
मैं अपने आप को चेक करूँगा कि यार मैं 2 घंटे में यहाँ तक पहुँचना है तो क्या 2 घंटे में पहुँच जाऊँ? अगर मैं ज़्यादा जल्दी पहुँच गया हूँ तो मेबी आगे मैं सुकून से जाऊँ। अगर मैं टाइम पहुँच गया हूँ तो मैं उसी तरह आगे चलता रहूँगा। लेट हो गया हूँ तो आई वुड थिंक कि यार अब मुझे अगला कैसे कवर दूँगा? लेकिन इसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि मेरे पास कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हुई हों कि मैंने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस मेज़र करनी है। और वो परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए बेसिकली मैं प्लान को एज़ अ रेफरेंस लेता हूँ और मुझे उसके लिए कुछ सोचना है कि यार आपने चलते हुए टाइम लाज़मी देखना है, तब आप मेज़र कर सकेंगे। आपने चलते हुए लेट्स से अपना मीटर जो है वो लाज़मी देखना है। उसके बाद 2 घंटे बाद आपने जब चले तो फिर 2 घंटे बाद फिर देखें पलट के कि कितना फ़ासला हुआ है और इतनी देर में इतना फ़ासला हो जाना चाहिए। तो ये बातें तो आप पहले डिसाइड करते हो। दूसरी बात कि प्लान रियलिस्टिक भी हो। रियलिस्टिक से क्या मुराद है? मैंने आपको कहा कि यार मैं ना भेरा जो है वो आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। नाउ भेरा टेक्स अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम मोटरवे ना। तो अब अगर मैंने अनरियलिस्टिक प्लान सेट किया और मैं कहूँगा आधे घंटे में, तो ऑब्वियसली मैं आधे घंटे में नहीं पहुँचूँगा। अब मैं कहूँगा यार ओहो! मैं तो बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सो मॉनिटर एंड कंट्रोल ठीक तरह से करने के लिए आपके लिए लाज़मी है कि आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया हो और उस प्रॉपर प्लान के अंदर आपने ये देखना है कि यार अ, आप किस तरह से अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करोगे, ठीक है? एक बात। दूसरी बात आपने ये भी देखनी है कि जो मेरे पास अ, ये है क्या कहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, वो एक नॉलेज एरिया की परफॉर्मेंस दूसरे नॉलेज एरिया को किस तरह इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरा स्कोप जो है ना, स्कोप वाला मुझे कहता है कि मेरा स्कोप पूरा हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन क्वालिटी वाला कहता है कि यार ये डिजायर्ड क्वालिटी का नहीं है। यू सी इसका कुछ इम्प्लीकेशंस है। डिजायर्ड क्वालिटी का नहीं है तो ये स्कोप दोबारा बनेगा, रीवर्क होगा, डिफेक्ट रिपेयर होगा, उसकी वजह से दोबारा से रिसोर्सेज मजीद लगेंगी, वो मजीद लगेंगी, मेरी कॉस्ट ऊपर जाएगी, मेरा स्केजूल आगे जाएगा। सो एक नॉलेज एरिया की प्रोग्रेस को जब आप मॉनिटर करते हो तो आपने, अब ये इंटीग्रेशन फंक्शन है, या आपका वो नीचे वाले नॉलेज एरियाज नहीं है कि इंडिविजुअल नॉलेज एरियाज को देखना है, बल्कि आपने पूरे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को देखना है, एक नॉलेज एरिया का इफेक्ट दूसरे नॉलेज एरिया के इफेक्ट को देखना है। सो ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन फंक्शन है प्रोजेक्ट वर्क का, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क का, इसके अंदर हमने क्या कुछ करते हैं, हम अपने रिस्क को देखते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्वालिटी को देखते हैं। अब आप देखें हर नॉलेज एरिया, कंट्रोल एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट के आउटकम्स हैं वो कैसे हैं, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स यूज करते हुए ये सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। अच्छा, ये वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप, इसके बारे में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, जल्दी में ये मिस्टेक नहीं कर देनी है। अच्छा जी, अब ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस मेजर करनी है अपनी, ठीक है? ऑल एस्पेक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये पूछता है कि इफ अ वर्क एक्टिविटी ऑन द प्रोजेक्ट टेक्स लॉन्गर देन एस्टिमेटेड, तो क्या? द आंसर इज टू रिक्वेस्ट करेक्टिव एक्शन डिस्कस्ड, ये हम आगे बताते हैं, टू मेक अप द डिले, ठीक है? अब ये बात हमने स्केजुअलिंग नॉलेज एरिया के अंदर भी पढ़ी थी कि यार हमें कोई एक्टिविटी लेट होती है ना तो हम डायरेक्टली मुंह फाड़ के ये नहीं कहते कि हमें 1 हफ्ता, 2 वीक्स, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं। रादर वी ट्राई कि वो जो बेस लाइन है, वो बेस लाइन को हम सीरियस लेते हैं और वी वांट टू डू सम करेक्टिव एक्शंस जिसके तहत मैं वापस अपनी बेस लाइन पे आ जाऊं। अब यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर में आपको 2-3 चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ये करेक्टिव एक्शंस क्या है, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, लेकिन मैं उसकी कुछ वर्डिंग पे आपको अभी जिक्र कराऊंगा कि जब मेरे पास चेंज रिक्वेस्ट आती है तो चेंज रिक्वेस्ट कैन बी अ करेक्टिव एक्शन, इट कैन बी अ प्रिवेंटिव एक्शन एंड इट कैन बी अ डिफेक्टिव प्ले। अब वो क्या-क्या हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट की एक्टिविटी आगे पीछे करनी है, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगानी है, कोई चीज़ तोड़ के दोबारा बनानी है, कोई एडिशनल फंड या एक्सपेंस आपको देनी है एंड सो ऑन, या रिसोर्सेज एडिशनल चाहिए। ये सारी की सारी मेरे पास करेक्टिव एक्शंस या प्रिवेंटिव एक्शन या डिफेक्ट रिपेयर मतलब आ सकती हैं। कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स चेंज करने हैं, बट ऑल दीज चेंजेस और करेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शन वुड और डिफेक्ट रिपेयर वुड मे रिक्वायर अ चेंज रिक्वेस्ट अगर इनकी वजह से मेरे प्लान चेंज हो रहे हैं, इनकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में कोई तब्दीली आ रही है,
या इनकी वजह से मेरे ओपीएस के अंदर कुछ चेंजेस हैं, तो मैं फिर ये चेंजेस खुद से नहीं कर सकता, मुझे चेंज रिक्वेस्ट चाहिए। अच्छा, अब अगेन बिफोर आई गो टू द करेक्टिव एक्शन, मैं एक दफा मॉनिटरिंग कंट्रोल को दोबारा आपको बताऊं कि ये चेंज रिक्वेस्ट कहाँ से आती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। हमने क्या किया, मैंने एक अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी और उसको कंपेयर किया विद द प्लान। अब अगर कंपैरिजन करने के नतीजे में कोई वेरिएंस नहीं आ रही तो मुझे कोई चेंज रिक्वेस्ट भी नहीं चाहिए। सब अच्छा चल रहा है तो आई वुड से नो चेंज रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो वेरिएंस आ जाती है तो अब वेरिएंस आने के नतीजे में क्या, मुझे ये देखना है कि वेरिएंस ज्यादा है या कम है। अगर वेरिएंस मेरी लिमिट्स के अंदर है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने कुछ टीम मेंबर्स को कहा कि यार रात 12 बजे तक मुझे ना फला फला चीज बना के सेंड करनी है आपने, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बॉस के पास जाना है 9 बजे और आई नीड टू प्रेजेंट, तो मैं सुबह उठ के एक दफा इसको देख लूंगा एंड देन आई गो। अब उन्होंने रात को 12 बजे नहीं भेजा, सुबह मुझे 8 बजे पहुंचाई है। अब 8 बजे मुझे मिल गई, मैंने उसको 8 बजे ही पढ़ना शुरू करना था। तो या मैं कहता हूँ उन्होंने रात को 1 बजे भेज दी, उस वक्त मैं वैसे ही सो रहा था। तो ये जो वेरिएंस आई है 12 बजे की बजाय उन्होंने 1 बजे भेजी है, मैं कहूँगा यार ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। एटलीस्ट मेरे पास सुबह 8 बजे से 9 बजे को उसको पढ़ने का टाइम है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि यार इन्होंने लेट जरूर कर दिया और मैंने इनको पहले ही इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया था, और आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम आई शुड बी केयरफुल। अब मैंने ऑल दो ये वेरिएंस विद इन लिमिट्स है, बट स्टिल आई कैन थिंक अबाउट अ प्रिवेंटिव एक्शन के आइंदा फ्यूचर में ऐसा ना। और दूसरा ये कि वेरिएंस ज्यादा थी, तो वेरिएंस ज्यादा होती है तो फिर चीज वैसे ना हो, वैसे ना बने जैसे हमने प्लान किया था, उस टाइम में ना बने जिस टाइम जितने टाइम में हमें चाहिए था, उस कॉस्ट में ना बने, उस क्वालिटी में ना बने एंड सो ऑन। तो फिर क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि यार अब आपको या तो डिफेक्ट रिपेयर करो या करेक्टिव एक्शन करो। तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के हिसाब से इनको याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको ये डेफिनेशन जो है ना ये आपको बताना चाह रहा हूँ। एक चीज है डिफेक्ट रिपेयर। डिफेक्ट रिपेयर जो है बेसिकली एक रिएक्टिव एक्शन है। मींस आपका कोई चीज गलत हो जाएगी तब, गलत हो जाने से मुराद क्या है, ये मेरी बेस लाइन है, मैं बेस लाइन पे नहीं चल रहा, रादर मैं उससे नीचे या ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मींस अगर मैं बेस लाइन से हट जाता हूँ, अगर मैं कॉस्ट कैजुअल यू नो स्कोप की बात करूं तो ये है। इसी तरह क्वालिटी की बात करूं तो जो चीज डिलीवरेबल बन के आएगा वो उस मेयार का नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है जो डिजायर्ड था, तो इसका मतलब यही है कि मैं बेस लाइन से हट गया एक तरह से। इसी तरह कम्युनिकेशन वो उस तरह नहीं चल रही जिस तरह डिजायर्ड थी, तो इसका मतलब है वो भी एज पर प्लान नहीं चल रही या रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं हो रहा। तो जब हमारा ये प्रॉब्लम हो जाए, उसके रिएक्शन में हम जब काम करते हैं तो हम उसको डिफेक्ट रिपेयर कहते हैं। लेकिन ये डिफेक्ट रिपेयर हो या रीवर्क हो, इसका मतलब यही है कि हमें एक गड़बड़ हो गई, हम उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते कि यार उस प्रॉब्लम की, उस डेविएशन की रीजन क्या थी। इंस्टेड हम सिंपली उसको डिफेक्ट को रिपेयर कर देते हैं। दूसरा मेरे पास है करेक्टिव एक्शन विच इज अ बेटर वे। बेटर वे इस सेंस में कि ये भी एक रिएक्टिव एक्शन है, लेकिन इसके अंदर हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि यार हुआ क्या था, ओरिजिनली प्रॉब्लम क्या थी। सो करेक्टिव एक्शन के अंदर हम वो काम ठीक तो करेंगे ही करेंगे, ज़ाहिर डिफेक्ट रिपेयर तो हो गई होगा, लेकिन ये हम इस तरह करेंगे कि रूट कॉज भी एड्रेस हो। सो अगेन इसके लिए दो वर्ड्स आपने लाजमी देखने हैं। एक ये है कि ये एक इंटेंशनल एक्टिविटी है दैट रीअलाइन द परफॉर्मेंस। रीअलाइन द परफॉर्मेंस क्या मुराद है कि पहले ये परफॉर्मेंस अलाइंड नहीं रही, ये पटड़ी से उतर गई थी, ये बेस लाइन से हट गई थी, ये प्लान के मुताबिक नहीं थी। तो एक दफा आप ट्रैक से उतरे हो और करेक्टिव एक्शन के नतीजे में यू विल कम बैक टू दैट ट्रैक। रीअलाइन का ये मतलब है। और इसी तरह एन एक्शन टेकन टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इन लाइन विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इसका मतलब है ये जो ब्रिंग लिखा हुआ ना यहाँ पे, ब्रिंग का मतलब ये है कि पहले परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक से उतरी है एंड नाउ यू वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस है, यू वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान या बेस लाइन। तो ये आपके पास करेक्टिव एक्शन के अंदर ये आता है। अच्छा, और प्रिवेंटिव एक्शन में भी फ्यूचर की बात है। करेक्टिव एक्शन में भी आपने देखा कि हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस को वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तब है कि जब एक दफा आपका
प्लान से चीज हट गई तो यू वांट टू ब्रिंग इट बैक और यू वांट टू रीअलाइन इट, और ये आप करते हो थ्रू रूट कॉज एनालिसिस। लेकिन जो प्रिवेंटिव एक्शन है ना वो ये है कि आपने उसको पटरी से उतरने से पहले ही सोच लिया। जैसे वही मैंने कहा कि आपकी या तो वेरिएंस बहुत थोड़ी सी थी या वो वेरिएंस थी नहीं, बट स्टिल यू थॉट कि यार इस दफा इस टीम वाले ने, इस टीम मेंबर ने या फला फला रिसोर्स ने मुझे ऑलमोस्ट मरवा दिया था। शुक्र है कि बिल्कुल एंड टाइम पे ले तो आया, लेकिन आई डोंट वांट कि यार ये फ्यूचर में मैं कोई रिस्क लूं, तो मैं पहले से ही कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले लेता हूँ। मैं मे भी कोई रिसोर्स को कोई ट्रेनिंग दे देता हूँ या कोई और एक्सपीरियंस रिसोर्स उस काम पे लगा देता हूँ। तो ये है मेरे पास प्रोएक्टिव एक्शन है, ये रिएक्टिव एक्शन नहीं है। प्रॉब्लम के होने से पहले आप कहते हो, और ये भी यही होता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस आपकी प्लान के मुताबिक चले। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि पहले उतरी और फिर हम वापस लाए। ठीक है जी। सो ये है मॉनिटर, सॉरी, जो प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन है, जो हमारे पास था, सॉरी, जो डिफेक्ट रिपेयर या करेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि यार जब तक आपके पास रियलिस्टिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन नहीं होगी ना, तो आप किसी सूरत वेरिएंस को चेक ही नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि आप सुबह सवेरे निकल पड़े, ना आपने टाइम नोट किया, ना आपने कोई चीज देखी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने प्लान से आगे हो या पीछे हो। इसी तरह अगर आपका प्लान रियलिस्टिक ही नहीं है, 30 मिनट के आप 500 हो, तो फिर ये कोई वेरिएंस, ये जेन्युइन वेरिएंस नहीं है, ये तो आपकी गलत प्लानिंग की वजह से वेरिएंस है। ठीक है। सो यू नीड टू टेक दिस थिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। रियलिस्टिक प्लान होगा, इसीलिए प्लानिंग को हम बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि प्लान होंगे ठीक तो फिर हम आगे अपनी परफॉर्मेंस भी मैयर कर सकेंगे। अगर प्लान ही नहीं है तो फिर जाहिर है परफॉर्मेंस आपने क्या मैयर करनी है, रेफरेंस ही नहीं है जिससे आप कंपेयर करोगे। अच्छा जी, अब हम करेक्टिव एक्शन जो लेते हैं उसके बारे में कुछ चीजें हैं वो देख लीजिएगा, वो क्या है। हम ये देखते हैं वो एरियाज खुद करेक्टिव एक्शन लेने से कि ऐसी चीजें जहां पे हमें करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। इसीलिए तो हमने हर कंट्रोल प्रोसेस के अंदर ये चीज रखी हुई है कि हम थोड़ी थोड़ी अरसे बाद गाहे बगाए अपनी जरूरत को महसूस करेंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे विद द प्लान, सो दैट हमें इमीडिएटली पता चल जाए जैसे ही किसी करेक्टिव एक्शन की जरूरत हो। देन लुक फॉर प्रॉब्लम्स यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एक्टिव लिस्टिंग एंड मेजरमेंट rather than just waiting for them to be brought to you to your attention। प्रोएक्टिव वे में खुद आप उसको गाहे बगाए मेजर करें। क्रिएट मैट्रिसेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपको कोई चेक लिस्ट, चेक शीट्स को मैट्रिसेस यूज करनी पड़ती है। हैव अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टू मेजर अगेंस्ट एंड देन कंटिन्यू टू मेजर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आप काम करेंगे और यही इस मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क का हुआ है। नो व्हेन द प्रोजेक्ट इज ऑफ ट्रैक एंड रिक्वायर करेक्टिव एक्शन, फाइंड द रूट कॉज ऑफ द वेरिएंस, मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, और फिर जब आप एक्शन ले लें, करेक्टिव एक्शन, उसके बाद भी आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर करना जारी रखते हैं और ये देखते हैं कि यार वो जो करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट किया है वो उसने डिजायर्ड रिजल्ट भी पैदा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो मे भी आपको मजीद कोई फर्दर करेक्टिव एक्शन भी चाहिए हो। अगर उसे, वो जिस मकसद के लिए आपने करेक्टिव एक्शन लिया था वो आप वापस रीअलाइन हो गए हैं अपने प्लान के मुताबिक या ट्रैक पे वापस आके, तो देन इट्स फाइन। ठीक है जी। सो ये है जी हमारे पास मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये करेक्टिव एक्शन अगर आपके प्लान को या डॉक्यूमेंट्स को चेंज करे तो हमें ज़ाहिर है उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट करनी पड़ती है। अच्छा, करेक्टिव एक्शन के बारे में, ये वर्ड करेक्टिव एक्शन शायद मतलब इस तरह पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर ना हो। आपने ये देखना है कि आपसे वो पूछेगा कि यार ये सिनेरियो है, इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। बेसिकली वो बेस्ट थिंग यही होगा, कोई करेक्टिव एक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो अच्छा जी, बस दैट्स इट। अभी ये लास्ट मिनट है, मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। अगला प्रोसेस, अगला सेशन स्टार्ट करते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं।